हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू एडी टॉक्स। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडी टॉक्स में, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 2025 के मेंस में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि जब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कॉपीराइट्स की बात करते हैं, जिस तरह से दुनिया भर में जब हम लोग चैट जीपीटी, सोरा और डीप सीक इस तरह की सिस्टम्स की बात करते हैं, तो हमारी लाइफ को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो द हिंदू के अंदर ही आर्टिकल आया है, एडिटोरियल आया है, जो बात करता है कॉपीराइट ट्रिस्ट विद द जनरेटिव एआई। तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए भाई जनरेटिव एआई होता क्या है। देखिए, एआई का मतलब तो हमें पहले से पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये क्या है जनरेटिव एआई? मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो ओरिजिनल क्रिएशन कर सकता है, ऐसी चीजें जनरेट कर सकता है जो कि पहले किसी और ने क्रिएट नहीं की हो, उसको जनरेटिव एआई बोलते हैं। जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन क्रिएट न्यू थिंग्स। भाई नई चीजें क्रिएट कर सकता है, ये नई स्टोरीज लिख सकता है। मैंने अभी कल इसको एक चैट जीपीटी पे मैंने लिखा कि मुझे एक पोइम लिख के दिखाओ जहां पे एक जो सन है वो अपनी मदर को डेडिकेट कर रहा है क्योंकि उसकी मदर बीमार है। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही परफेक्ट एक पोइम उसने लिख के दिया। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आपके लिए पोइम्स भी लिख सकता है, आपके लिए स्टोरीज लिख सकता है, एसेज लिख सकता है, और तो और छोड़िए, आपके लिए पिक्चर्स क्रिएट कर सकता है, म्यूजिक क्रिएट कर सकता है, वीडियो क्रिएट कर सकता है, आपके लिए आंसर्स लिख सकता है। जनरेटिव एआई अभी सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, वो नई चीजें सीख सकता है और उन चीजों को टाइम टू टाइम इंप्रूव भी कर सकता है। मतलब ये सिस्टम इतना आगे जा चुका है कि आप अब नया कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। पिछले साल एक सॉन्ग था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो एआई जनरेटेड सॉन्ग था, और वो सॉन्ग था जो कि किशोर दा की आवाज में था। कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं, दिस वॉज द सॉन्ग। और मैंने इस सॉन्ग को लूप पे इतनी बार सुना, इतनी बार सुना। मतलब किशोर दा की मीठी आवाज और एक मॉडर्न सॉन्ग, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट था, और उस गाने के ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज थे। लेकिन क्या उससे हम लोगों ने किशोर दा से परमिशन ली थी? बिल्कुल भी नहीं। किशोर दा तो चलो नहीं है, क्या उस कंपनी से परमिशन ली थी जिसके पास उस गाने का कॉपीराइट है? आंसर इज नो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस इतने बड़े आर्टिस्ट के नाम पे एक क्रिएशन कर दिया, लोगों को पसंद भी आ रहा है, उस पे व्यूज भी आ रहे हैं, और उससे करोड़ों रुपए कमाए भी जा रहे हैं। ये है जनरेटिव एआई, जो कि कॉपीराइट का सीधा सीधा वायलेशन यहां पे कर रहा है। तो आप सोच रहे हो कि इसमें दिक्कत क्या है? जनरेट ही तो कर रहा है ना, कुछ नया क्रिएट ही तो कर रहा है, हमारी क्रिएटिविटी के अंदर ये मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है ना, उसको आगे बढ़ा रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें देखिए कई तरह की दिक्कत है। अच्छा, कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा जो जनरेटिव एआई के हैं, जो नाम आपने बेसिकली सुने हैं फेमस से। जैसे आप चैट जीपीटी की बात करते हो, डीप सीक की बात करते हो, डोली की बात करते हो। डोली भी जो है इमेज वगैरह क्रिएट करता है। सोरा से आप जो है छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हो। मतलब आप सोरा पे ये बोलिए, आई वॉन्ट अ कार विच इज मूविंग इन द मिडल ऑफ दिल्ली, और वो आपको जबरदस्त एक वीडियो बना के दे देगा। इवन ये वीडियो इतनी फाइन होती हैं, आप ये पहचान भी नहीं पाओगे कि ये ओरिजिनल वीडियो है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया हुआ है। इतनी शानदार। तो सब चीजें ना बदल गई हैं। आने वाले जमाने में जैसे मैं आपको ये एडिटोरियल करवा रहा हूं ना, ये करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा क्लोन तैयार हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरा क्लोन तैयार हो जाएगा। वो बिल्कुल मेरी लैंग्वेज बोलेगा, उसकी टोन बिल्कुल मेरे जैसी होगी, उसका स्टाइल मेरे जैसा होगा, उसकी शक्ल भी मेरे जैसी होगी, सब कुछ मेरे जैसा होगा। यस। हाँ, अगर मुझसे परमिशन ली जा रही है तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं ली जा रही होगी तो ये मेरी पर्सनालिटी का मिसयूज हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है। यही आर्टिकल कह रहा है। आर्टिकल कहता है भैया यही तो मैटर है। क्योंकि देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी चीजें क्रिएट करता है, अब उसका अपना कोई ब्रेन तो नहीं है जैसे हमारा ब्रेन होता है, हम अपने ब्रेन में बैठ के कुछ ओरिजिनल चीज सोच सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीजें क्रिएट कर रहा है, कहां से क्रिएट कर रहा है? ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर बहुत बड़ा डेटा अवेलेबल है, उसी डेटा को वो यूज करता है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब जैसे मान लो कोई डेटा उसने यूज किया, अब इसमें से कुछ डेटा तो हो सकता है ऐसा होगा जो कॉपीराइट फ्री होगा, जिसको कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन इस डेटा में कुछ डेटा ऐसा भी होगा जो कि कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड होगा, लेकिन वो इसका भी यूज करेगा। अरे भाई, कॉपीराइटेड मटेरियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई इसको बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता।
अगर आप बिना परमिशन का यूज करोगे तो दिस इज द वायलेशन ऑफ द लॉ, लेकिन ये तो कर रहा है भाई। अब जैसे मान लो इसको मैं बोलता हूं कि मुझे कोई इमेज क्रिएट करके दिखाओ, ठीक है, मुझे मान लो मैं कहता हूं इसको मुझे हिमालय की एक बहुत अच्छी किसी वैली की इमेज क्रिएट करके दिखाओ। अब ये हिमालय तो नहीं गया होगा, तो इंटरनेट से ही कुछ रेफरेंस लेगा, कुछ गूगल पे इमेज वगैरह सर्च करेगा। अब उनमें से कुछ इमेज हो सकता है कॉपीराइटेड हो, लेकिन वो उससे इंस्पिरेशन लेके एक नया इमेज क्रिएट करेगा। क्या उस पर्सन को क्रेडिट मिला जिसने वो एक्चुअली में ओरिजिनल इमेज लिया था? आंसर इज नो। यही प्रॉब्लम है, कॉपीराइटेड मटेरियल का ये मिसयूज कर रहा है, जिससे आपका जो कॉपीराइट का जो कानून है वो भैया वायलेट हो रहा है। देखिए एक जमाना हुआ करता था जो लोग डरा करते थे कि यार हमारा ये जो काम है कोई इसकी कॉपी कर लेगा, कोई इसकी फोटो स्टेट कर लेगा। ऐसा होता था, मान लो मैंने कोई बुक लिखी, ठीक है, अब मेरी बुक को कोई आदमी प्रिंट करके फोटो स्टेट करके बेच रहा है, तो ये तो मेरे काम का वायलेशन हुआ, मेरे कॉपीराइट का वायलेशन हुआ। तो पहले लोग डरते थे कि मेरा काम कहीं कॉपी ना हो जाए, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब वो कॉपी नहीं कर रहे हैं, अब वो मेरे काम से सीख के, मेरे से इंस्पिरेशन लेके मेरे ही स्टाइल में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि मैंने लिखा है, लेकिन वो मेरे लिखावट के जैसा है, क्योंकि वो मेरे काम से ही इंस्पायर्ड हुआ है। मैं आपको एक इमेज भी दिखाऊंगा आगे। तो कॉपीराइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात आपको यही समझना पड़ेगा भैया कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट सिंपल भाषा में समझे तो एक मेरा अधिकार होता है ताकि मेरे काम को कोई और कॉपी ना कर पाए, ये कॉपीराइट होता है। मैंने कोई अपने दिमाग का यूज करके एक गाना लिखा, एक बुक मैंने लिखी, एक रिसर्च मैंने किया, ठीक है, अब क्योंकि उसको करने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत पैसा भी लगा है, बहुत टाइम लगा है, तो उस प्रोडक्ट को यूज करने का अधिकार सिर्फ मेरा होना चाहिए, कोई और उसको कॉपी ना कर पाए, ये मेरे पास अधिकार होता है। मेरी परमिशन के बिना मेरे काम को कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। हां, मेरी परमिशन करके कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे कहते हैं कॉपीराइट, जहां पे किसी पर्सन का जो काम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है लीगल तरीके से। इसकी शुरुआत होती है 1710 में ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, जहां पे कुछ ऑथर्स ने अपने वर्क को प्रोटेक्ट करने की बात कही थी। और इसमें यह कहा गया था कि आपका जो काम है, मतलब किसी ने कोई बुक लिखी होगी तो 10 सालों तक या 15 साल तक या 20 साल तक आपके काम को लीगली प्रोटेक्शन मिलेगा। यह सबसे पहला एविडेंस है वर्ल्ड में कॉपीराइट का। 1710 की बात हो रही है, मतलब उस समय जो इंडिया में जो है वो ब्रिटिशर्स भी नहीं आए थे, ये उससे पहले की बात है। ब्रिटेन में यह सब कुछ हो रहा है। फिर 1719 के अंदर अमेरिका में पहली बार एक कॉपीराइट जो है वो लॉ आता है। आज के समय में, मॉडर्न समय में, हम लोग जो कॉपीराइट की बात करते हैं वो है बर्न कन्वेंशन, जो कि 1866 के अंदर हुई थी। यहां पे इन्होंने कॉपीराइट के लिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिए। मतलब इंडिया में अगर आज मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं तो मुझे हर कंट्री में कॉपीराइट करवाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बर्न कन्वेंशन के अंदर एक ही कॉपीराइट करवाऊंगा और वो मेरा प्रोडक्ट और या फिर मेरी जो क्रिएशन है वो पूरी दुनिया भर में प्रोटेक्ट हो जाएगी। और इंडिया इसका सिग्नेटरी भी है, मतलब हम लोग बर्न कन्वेंशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने यहाँ पे ये प्रभु जो भगवान शिव की मैंने यहाँ पे इमेज क्यों लगा रखी है? ये जो इमेज है वो एआई ने क्रिएट किया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की हुई जो है पिक्चर है। लेकिन आपको लग रहा होगा सोच के ये तो हम लोगों ने पहले देखी हुई है। नहीं नहीं नहीं, ये पहले आपने देखी नहीं है। आपने जो पहले इमेज देखी है वो किसी और ने बनाई थी। राजा रवि वर्मा का नाम शायद आपने सुना होगा। राजा रवि वर्मा ने भगवान शिव की इससे मिलती जुलती फोटो बनाई थी। मैंने आई को क्या कहा, मैंने इसको यह कहा कि मुझे भगवान शिव की मूर्ति बना के दीजिए इन द स्टाइल ऑफ रवि वर्मा। तो उन्होंने रवि वर्मा के स्टाइल को कॉपी करके मुझे इमेज दे दिया। क्या इसके लिए रवि वर्मा को क्रेडिट मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला, लेकिन क्रिएट करके दे दिया और इसको मैं यूज भी कर रहा हूं। क्योंकि ये जो जनरेटिव एआई है वो ऑलरेडी इंटरनेट पे जो टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, वीडियो वगैरह है उनसे इंस्पिरेशन लेके, उनसे लर्निंग करके, उनसे ट्रेनिंग लेके खुद कुछ नया क्रिएट करता है, उसको रिक्रिएट करता है और ये उसको याद भी रखता है। मतलब अगर आपको फ्यूचर में मैं इसको फिर से बोलूंगा ना कि आई जस्ट क्रिएट एन इमेज ऑफ माता लक्ष्मी इन द स्टाइल ऑफ राजा रवि वर्मा, उसको याद रहेगा कि मैंने पहले पूछा था। मतलब ये अपने काम से सीखता भी है। तो जो फेमस आर्टिस्ट होते हैं ये उनके काम को कॉपी कर सकता है, उनके काम को क्रिएट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है उन फेमस आर्टिस्ट को, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, ना उनको कोई पेमेंट मिलता। भाई एक आर्टिस्ट अपने स्टाइल को डेवलप करने में उसको सालों साल लग जाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल लग जाते हैं आर्टिस्ट को अपने काम को फाइन करने में, उसको अपने नया यूनिक स्टाइल बनाने में। लेकिन चैट जीपीटी ने क्या किया, विद इन सेकेंड उसके काम को कॉपी कर लिया और एक नई चीज क्रिएट कर दी।
लेकिन ना तो आपने उनको कोई क्रेडिट दिया, ना उनको आपने कोई पेमेंट दिया, तो ये ओरिजिनल नहीं है, जबकि किसी और के काम की कॉपी है, रिक्रिएशन है, लेकिन विदाउट क्रेडिट और विदाउट मनी। तो क्या ये अनफेयर यूज नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये अनएथिकल नहीं है? बिल्कुल भी है, अनएथिकल भी है। आप यहां पे देखिए, चैट जीपीटी मेकर्स ब्रेस फॉर द फाइट विद द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड ऑथर्स ऑन द फेयर यूज ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क। तो एक चैट जीपीटी क्या कर रहा है? चैट जीपीटी वहां के न्यूज़पेपर्स की कटिंग लेके उनसे काम करके एक नया न्यूज क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो उनको जो है वो पैसा भी नहीं दे रहा है। ऐसे कितने सारे केस आ गए। देखिए, द एआई कॉपीराइट बैटल, व्हाई ओपन एआई एंड द गूगल आर पुशिंग फॉर द फेयर यूज। अच्छा, इस फेयर यूज का मतलब क्या है? आपने कई बार यूट्यूब पे रिएक्शन वीडियो देखी होंगी, जहां पे मैं किसी और की वीडियो लगा के उस पर रिएक्शन देता हूं या उसके ऊपर कुछ कमेंट्री करता हूं। इसको फेयर यूज कहते हैं। मतलब आप मेरी क्रिएशन का फेयर यूज कर सकते हो, एजुकेशन पर्पज के लिए कर सकते हो, अवेयरनेस पर्पज के लिए कर सकते हो, हाँ, कमर्शियल यूज के लिए मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे फेयर यूज कहते हैं। तो गूगल ये कह रहा है, ये चैट जीपीटी ये कह रहा है, ओपन एआई ये कह रहा है कि साहब मैं ये जो कर रहा हूं ना, ये जो क्रिएट कर रहा हूं वो फेयर यूज के लिए कर रहा हूं, इससे लोगों की नॉलेज बढ़ती है। लेकिन नहीं नहीं, नॉलेज नहीं बढ़ती है। नॉलेज के नाम पे आप उनकी क्रिएशन को चुरा रहे हो और उनको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भैया एआई जो ये क्रिएट कर रहा है, इसका मालिक कौन है? क्या इसका मालिक वो कंपनी है जो उसको बना रही है? मतलब जैसे ओपन एआई चैट जीपीटी ने ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया, क्या इसका ओनर चैट जीपीटी है? क्या वो कंपनी है जो इसका ओनर है, या फिर वो पर्सन है जो इसको क्रिएट कर रहा है? कौन है उसका ओनर? ये बड़ी समझने वाली बात है। और क्या चैट जीपीटी जो चीज क्रिएट करती है, क्या आप उसका कॉपीराइट बनवा सकते हो? मान लो चैट जीपीटी ने कोई सॉन्ग लिखा, बड़ा अच्छा सॉन्ग लिखा, क्रिएट भी कर दिया, यूट्यूब पे भी आ गया, दुनिया भर में फेमस भी हो गया, तो क्या आप उस सॉन्ग का कॉपीराइट करवा सकते हो क्या? अमेरिका के अंदर एक डिसीजन आया है, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो नॉन ह्यूमन क्रिएशन है हम उसको कॉपीराइट नहीं करने देंगे। यानी कि सिर्फ ह्यूमन क्रिएशन का कॉपीराइट हो सकता है। हां, आप क्रिएट करते समय चैट जीपीटी या एआई का कुछ हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो क्रिएशन एआई का है तो भैया आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। नॉन ह्यूमन क्रिएशन को हम लोग कॉपीराइट नहीं देंगे। कई सारे एग्जांपल इसके आपके सामने आते हैं। गेटी इमेज और स्टेबिलिटी एआई, ये एक बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन है, ये इमेजेस क्रिएट करता है। तो इसने कुछ इमेजेस क्रिएट करी थी जो कि गेटी इमेजेस के प्लेटफॉर्म पे होती हैं। इन्होंने केस ठोक दिया, कोर्ट में केस चला गया, वो केस अब चल रहा है। ड्रेक और वीकेंड बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हॉलीवुड में, बहुत बड़े सिंगर हैं, इनकी आवाज का यूज करके चैट जीपीटी से गाना बना दिया किसी ने, और वो गाना बहुत फेमस हो गया। अब ये दोनों लोग कोर्ट में चले गए कि आपने हमसे परमिशन नहीं लिया, हमारी आवाज में आपने, जैसे मैंने अभी किशोरदा का एग्जांपल दिया था, आपने क्रिएट कर दिया, परमिशन नहीं लिया। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा है, जिसमें कई जो पब्लिशर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब इस चैट जीपीटी ने जो है वो हमारी जो पब्लिशिंग, हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनका मिसयूज करते हैं। तो किसी की आवाज को क्लोन करना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या वो लीगल है? क्या वो अनएथिकल है? बिल्कुल है। वो कॉपीराइट का वायलेशन है? बिल्कुल है। जैसे टी सीरीज, सारेगामा, सोनी वगैरह ने ओपन एआई के खिलाफ केस ठोक रखा है कि साहब ये क्या करते हैं, ये पुराने गानों को एआई की आवाज में कंट्रोल करते हैं, फिर उससे पैसा कमाते हैं, हमें क्रेडिट भी नहीं मिलता। ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या इंडिया में कॉपीराइट के लिए कुछ कानून है? आंसर इज यस, कानून तो है भैया हमारे पास। 1957 का कॉपीराइट एक्ट है, लेकिन ये एआई की बात नहीं करता। अरे भाई 57 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी आया था, ये तो नया आया है ना। तो या तो सरकार को इसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, या फिर एआई के लिए कुछ नया कानून लेके आना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे देश में जो कानून एग्जिस्ट करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट की बात ही नहीं करता। इसका जो सेक्शन 2D है वो ऑथर की बात तो करता है, और यहां पे जो ऑथर की बात करता है वो ह्यूमंस की बात करता है। मतलब बिटवीन द लाइन से लिखा हुआ है इंडिया में कि जो नॉन ह्यूमन क्रिएशन है हम उसको कॉपीराइट नहीं देंगे। लेकिन हमारा जो कॉपीराइट है वो अमेरिका के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अमेरिका में फेयर यूज आप कर सकते हो, किसी भी आर्टिस्ट का, किसी भी ऑथर का जो काम है आप उसको फेयर यूज कर सकते हो। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत लिमिटेड जगह पे आप किसी के कॉपीराइट को यूज कर सकते हो। जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर एक बुक रख सकते हो, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को किसी ऑथर की कॉपी करके दे सकते हो। भाई जैसे मान लो आप मेरे स्टूडेंट हो या मैं किसी का स्टूडेंट हूं, अगर मुझे कोई बुक से कोई चैप्टर पढ़ना है
और वो बुक जो है 1500 रुपए की है, 2000 की है, तो वो तो नहीं खरीद पाऊंगा। तो उस चैप्टर की कॉपी करवा के मैं यूज कर सकता हूं। तो इंडिया में एक्चुअली काफी लिमिटेड है, अमेरिका में थोड़ा ओपन है। अमेरिका में आप किसी और के काम का यूज कर सकते हो फेयर यूज के नाम पे, इंडिया में नहीं कर सकते। तो इंडिया में कुछ नया कानून जो है इसके लिए लेके आना पड़ेगा। फिर भी यहां पे भगवान शिव की मैंने दोबारा से आपको पिक्चर दिखाई है जो कि एआई जनरेटेड है, लेकिन क्या इसने ओरिजिनल आर्टिस्ट को क्रेडिट दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। ये होता है जी मिसयूज। आप दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट के काम को रिक्रिएट कर सकते हो विदाउट गिविंग देम एनी क्रेडिट एंड मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम देयर वर्क। दिस इज द वायलेशन ऑफ दिस। तो ये एआई का बहुत बड़ा डेंजर है। फ्यूचर में एआई सब कुछ जनरेट करेगा, लेकिन क्या वो अपने आप से करेगा? अरे भैया, पास्ट में इंटरनेट पे जो क्रिएटर्स का जो डेटा आया है उसी के बेसिस पे तो क्रिएट कर रहा है ना। लेकिन जिन्होंने वो डेटा क्रिएट किया है इतना ट्रिलियंस ऑफ जीबी, क्या उसको आपने क्रेडिट दिया? बिल्कुल। जिस आदमी को 50 साल लगे अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करने में, उससे आपने कॉपी कर लिया 10 सेकंड में, क्या आपने उसको क्रेडिट दिया? क्या उसको पैसा दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कॉन्टेक्स्ट में काफी डेंजरस हो सकता है, जहां पे जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनको क्रेडिट मिलेगा नहीं, और जो नए आर्टिस्ट हैं उनके काम को ये छीन लेगा। आपको म्यूजिक बनाना है, एआई पे चले जाइए। कोई बुक लिखनी है, एआई पे चले जाइए। इमेज क्रिएट करनी है, एआई पे चले जाइए। पेंटिंग करनी है, एआई पे क्रिएट कर लीजिए। तो ये तो सबकी जॉब खा जाएगा। पुराने वालों से सीख के नए वालों की जॉब ये खा रहा है, और उनको क्रेडिट भी नहीं दे रहा है, नए वालों को पैसा नहीं मिल रहा है। ये है डेंजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और जनरेटिव एआई का, जो कि कॉपीराइट का वायलेशन करता है। इसके लिए भी क्लियर कट कानून है नहीं दुनिया भर में, बट फिर भी ये जरूरत है कि ये कानून आए, एक बैलेंस बने। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवर्स तो नहीं कर सकते, जो आ गया चीज एक बार वो आ गई टेक्नोलॉजी, लेकिन कुछ कानून इंटरनेशनल और नेशनली बनने चाहिए कि भाई ये किस लिमिट तक यूज कर सकते हैं। फेक न्यूज क्रिएट होती है, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है, डीप जिसको हम लोग बात करते, डीप फेक की बात करते हैं। मेरे जैसा आदमी क्रिएट किया जा सकता है, मेरे जैसा बोलेगा, मेरे जैसा दिखेगा, मेरे जैसी उसकी वॉइस होगी, और वो ऊट पटांग कुछ भी बोल देगा। ये डेंजर है। क्या उसने मेरे से परमिशन ली? बिल्कुल नहीं ली। फिर भी मेरा नाम लेके उसने फेक न्यूज फैला दिया। दिस इज द डेंजर। इसके लिए हमारे पास एक यूनिफाइड लॉ होना चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। डू करंट कॉपीराइट लॉज एडिक्वेटली एड्रेस द एथिकल डायलेमा एंड ओनरशिप इशू एमर्जिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द जनरेटिव एआई? सपोर्ट योर आंसर विद द रेलेवेंट एग्जांपल्स। ये सारे का सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज के इस टॉपिक में। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर एक बढ़िया सा लिख देना है, और इसका आंसर वैसे मैं अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है यहां पे भी डाल दूंगा। आप इसको भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मूड हो तो, वैसे तो कर ही लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये यूपीएससी विद सितेंद्र के नाम से अपना चैनल है, जहां पे इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, और इसका जो आंसर है वो भी आपको मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।